नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेतृत्व की नई दिल्ली में होगी बैठक। भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी। भारत EU व्यापार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से करेंगी मुलाकात। आगामी बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले ऑटोमोबाइल और दवाइयों पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर किया 25%। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर व्यापार समझौते को लागू नहीं करने का लगाया आरोप। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी मात। मैट सीवरब्रंट ने लगाया WPL के इतिहास का पहला शतक। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। भारत यूरोपीय संघ सहयोग में विस्तार की दिशा में आज का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। भारत EU शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। आज शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 में वर्चुअल माध्यम से हुआ था। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया है कि भारतीय नजरिए से ये व्यापार समझौता संतुलित और भविष्योन्मुखी है, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा। वाणिज्य सचिव ने भरोसा जताया कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि समझौते की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। समझौते के लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जबकि भारत में केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। ये समझौता 18 साल की लंबी बातचीत के बाद पूरा हुआ है। वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों की कला और परंपराओं को सम्मानित करने के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित अतिथियों की मेजबानी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल हुए। संसद के आगामी बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी कि रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदुरै जाकर भी देख सकते हैं कि वहां किस तरह के हंगामे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने के बजाय लगातार जनता को ही दोष देने वाले संदेश दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कभी एक दिन तो कभी रविवार को बंद का ऐलान कर राज्य सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले हफ्ते अदालत ने भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय को स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद डीएमके सरकार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता समझदार है और अब वो विकास चाहती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार चाहती है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आगे कहा और दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले ऑटो, लकड़ी और दवाइयों पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चूंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को पारित नहीं किया है, इसलिए ऑटोमोबाइल, लकड़ी, फार्मा और अन्य से जुड़ी वस्तुओं पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें लागू हो चुकी हैं या नहीं। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब दक्षिण कोरिया अमेरिका के आयातित सामानों का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को 132 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद निर्यात किए थे। प्रमुख शिपमेंट में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिन क्षेत्रों में अब बढ़े हुए टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति बहाली के लिए सक्रिय हैं। फिलहाल रूस या यूक्रेन के नेताओं से किसी कॉल का शेड्यूल नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन वार्ता रविवार को फिर शुरू हो सकती है और इसके साथ ही उन्होंने सहयोगियों से दबाव बनाए रखने की अपील भी की है। इजराइल को गाजा में लगभग 840 दिन तक बंधक रहे पुलिस अधिकारी रान ग्विली की शव मिला है। रान ग्विली गाजा में आखिरी बंधक थे। उनके परिवार ने अपने घर बेटार के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि अपने बेटे पर गर्व उनके दुख से बड़ा है। उन्होंने इजराइल की जनता और सुरक्षा बलों के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच वार्ता में मदद की थी। खेल की खबरों में विमेंस प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 199 रन बनाए। मुंबई की ओर से नैटसीवर ब्रंट ने नाबाद 100 रन बनाए। ये विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक रहा है। जवाब में आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 184 रन ही बना पाई। आरसीबी की ओर से ऋचा घोष ने 90 रन की पारी खेली। आरसीबी की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार है। वहीं इस जीत के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही है। हरियाणा के लिए उनके फिगर और आइस स्केटर्स ने 4 स्वर्ण पदक जीते। लद्दाख की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं खेलों के आखिरी दिन सोमवार को आर्मी की टीम ने आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। आर्मी की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को 3-2 से मात देकर आइस हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
और मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।